गरीब पर ठंड का कहर। ये कहानी माधव नाम के एक आदमी की है जो अपनी पत्नी रूपा के साथ सीतापुर गांव में रहता था। माधव गांव में खेती करता था और लगान के रूप में गांव का सेठ फसल का आधे से ज्यादा हिस्सा ले जाते थे और बाकी जो बचता था उसी से माधव को खेती का खर्च और घर का खर्च चलाना पड़ता था। एक दिन माधव की पत्नी रूपा घर का काम कर रही थी। तभी माधव उसके पास आता है। रूपा, वो सेठ का आदमी लगान लेने आया है। जो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे वो मुझे दे दो, लगान दे देता हूँ। अरे 3 ही तो रुपए हैं, और वैसे भी वो पैसे तो ठंड से बचने के लिए रखे हैं ना। आपने कंबल भी तो लाना है, तभी जाड़े के दिनों में खेत में सोया जाएगा ना। उसका बाद में देख लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अभी लगान नहीं दिया तो वो गले पड़ जाएगा। बताओ तो क्या देखोगे, और कहाँ से आएंगे पैसे कंबल के लिए। कोई खैरात में तो देकर जाएगा नहीं, और कंबल के बिना इतनी ठंड में खेत में रात कैसे कटेगी। पुराना कंबल तो जगह जगह से फटा हुआ है। इनका सही है, काम हम करें ठंड में और हम मरें, और पैसे ये लेकर जाएं। तभी माधव प्यार से अपनी पत्नी रूपा को बोलता है, रूपा, मैं देख लूंगा, तुम बस चिंता मत करो। जाओ जल्दी पैसे लेकर आओ। तभी रूपा गुस्से से बोलती हुई अंदर जाती है। क्या फायदा ऐसी खेती करने का, रात भर खेत में सोने का, जब सारा पैसा तो ये सेठ ले जाते हैं। इनको क्या पता इतनी ठंड में कैसे जानवरों से तुम फसल को बचाते हो। ऐसे बोलते हुए रूपा, जो कंबल के लिए माधव ने उसे कुछ पैसे रखे थे, वो लेकर आती है और माधव को दे देती है। और माधव लगान दे देता है और अपनी जान छुड़ाता है। कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है और माधव के पास खेत में सोने के लिए अभी भी वही पुराना फटा हुआ कंबल था। माधव अपने खेत के किनारे बांस के पत्तों की छतरी के नीचे अपनी चारपाई पर पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़े लेटा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। और उसकी चारपाई के नीचे उसका कुत्ता सांबा भी पैरों में मुंह डाले सर्दी से कुहू कुहू कर रहा था। इतनी ठंड में उन दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे साथ खेत में मत आया करो, लेकिन नहीं, हर रोज मेरे पीछे आ जाते हो और मेरे साथ ठंड में ठिठुरते रहते हो। माधव की बातें सुनकर सांभा चुप हो जाता है, मानो वो समझ गया हो कि उसकी आवाज से मालिक को भी नींद नहीं आ रही है। कुछ देर बाद माधव चरपाई से उठकर सांबा के पास आकर बैठ जाता है। माधव अपने हाथ से सांबा की पीठ सहलाते हुए बोला, कल से मेरे साथ मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। और ये हवाएं न जाने कहाँ से इतनी ठंड ला रही हैं। और दूसरी तरफ वो किस्मत के धनी लोग मोटे मोटे कंबल ओढ़े हुए आराम से सोए हैं और हम यहाँ ठंड से मर रहे हैं। सब किस्मत का खेल है, बस कैसे भी करके ये रात कट जाए। सांबा अपनी दूम हिलाते हुए माधव की तरफ देखता है। तभी माधव बोलता है, बस आज की रात काट ले, कल से मैं यहाँ नीचे पुआल बिछा दूंगा, फिर तू उसी में घुसकर बैठ जाना, उससे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। तभी सांबा अपने दोनों पैर उठाकर माधव के कंधे के पास रखता है और माधव के मुंह के पास अपना मुंह लाता है। माधव को उसकी सांस गर्म लगती है। फिर माधव उठकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है। अब माधव सोने की कोशिश करता है। कभी इस तरफ करवट लेता तो कभी दूसरी तरफ करवट लेता। ठंड मानो जैसे उसकी हड्डियों को अंदर तक छू रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी माधव को नींद नहीं आ रही थी। माधव आसमान की तरफ देखता है। अभी तो सुबह होने में बहुत पहर है, न जाने ये रात कैसे कटेगी। तभी माधव चारपाई से नीचे उतरता है और धीरे से सांबा को उठाकर अपनी छाती से लगाए चारपाई पर अपने साथ सुला लेता है। कुत्ते की देह से न जाने ये कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर माधव उसे अपनी गोद से चिपकाए ऐसे सुख का आनंद ले रहा था मानो बरसों से उसे ऐसा सुकून नहीं मिला हो। और तभी अचानक सांबा उठता है और छलांग लगाकर भागता है, मानो कोई जानवर खेत में आया हो। सांबा कभी एक किनारे तो कभी दूसरे किनारे भागे जा रहा था। माधव भी उठकर देखना चाहता था, लेकिन इतनी ठंड से वो पूरी तरह कांप रहा था और उस फटे हुए कंबल को छोड़ने की माधव की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। माधव के खेत के पास एक जंगल था और वहां हवाओं से पत्ते गिरने की आवाज आ रही थी। और माधव सोचता है, उठकर जाता हूँ
और पत्ते इकट्ठा करके आग जला लेता हूँ और अपने शरीर को गर्म कर लूंगा। यहाँ लेटे लेटे तो मैं वैसे भी जम जाऊंगा। लेकिन तभी वो सोचता है, जंगल में न जाने कितने कीड़े होंगे और जानवर भी। वहां जाने से तो अच्छा है कि इसी कंबल में अपनी रात काट लूं। सहसा माधव उठता है और पास से अदरक के 2-3 पौधे उखाड़ लेता है और उसका झाड़ू बना लेता है और जंगल से पत्ते इकट्ठे कर लेता है और पत्तों का बड़ा सा ढेर लगा लेता है और फिर उसमें आग जला लेता है और कुछ ही देर में अच्छी खासी आग जल जाती है। माधव अपने पूरे शरीर को सेकता है और आग के पास बैठा रहता है। ये उपाय पहले क्यों नहीं सूझा? अगर पहले ही आग जला लेता तो ठंड में इतना नहीं ठिठुरना पड़ता। तभी माधव का कुत्ता सांबा भी आग के पास आकर बैठ जाता है और आग सेकता है। तभी माधव कुत्ते को बोलता है, क्यों, अब तो ठंड नहीं लग रही ना तुम्हें? देखो मैंने आग जलाई है, पूरा शरीर सेक ले अब तू भी। सांबा अपनी दूम हिलाता हुआ माधव को देखे जा रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद आग जलना बंद हो गई थी और अब सारी पत्तियों का ढेर भी जल गया था। बीच बीच में हवाओं से उस आग के ढेर से आग जल रही थी, लेकिन अभी भी वो लोग आग सेक रहे थे। माधव अपना पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़े आग के पास बैठा ही रहता है। तभी अचानक से जानवरों के चलने की आवाज आने लगी और सांबा उठकर खेत की ओर भागा। माधव को भी ऐसा लगा मानो नीलगाय का झुंड उसके खेत के पास आ गया हो, लेकिन ठंड इतनी थी कि उसकी आग के पास से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वो खुद को समझाते हुए बोलता है, सांबा यही खेत में होगा। वो नील गायों को खेत में आने ही नहीं देगा और उनको भगा देगा। तभी माधव को ऐसा आभास हो रहा था कि नीलगाय उसके खेत में चर रही है, लेकिन एक बार फिर ठंड उसे उठने नहीं देती। एक पल के लिए वह हिम्मत करके उठता भी है, लेकिन तभी ठंडी हवाएं उसके पूरे शरीर को ठंडा कर देती है और वह वापस से आग के पास बैठ जाता है। ठंड ने मानो उसे पूरी तरह जकड़ दिया था और माधव आग के पास से उठ ही नहीं पा रहा था। उधर सांभा नील गायों पर भौंके जा रहा था, लेकिन नील गायों का वो झुंड माधव के खेतों की सारी फसल चुगता जा रहा था। आग के पास बैठे बैठे माधव को पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई और वह वहीं आग के पास गर्म जमीन पर सो गया और नील गाय पूरा खेत खाली कर गई। माधव को सोए हुए बहुत देर हो गई थी और सुबह का सूरज सर पर चढ़ आया था। तभी माधव की पत्नी रूपा खेतों में आ जाती है और वो माधव से बोलती है, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो, सूरज सर पर चढ़ आया है, नीलगाय पूरा खेत चुग गई और तुम यहाँ सोए हो। तभी माधव उठकर देखता है, तुम यहाँ? क्या तुम खेत में गई थी? और नहीं तो क्या, तुम तो यहाँ आराम से सोए हो। चलो खेत में चलकर देखो, सारा खेत साफ हो गया है। जब माधव खेत में जाकर देखता है तो खेत पूरा खाली था और सारी फसल नीलगाय साफ कर चुकी थी। क्या फायदा हुआ इतने समय से खेत में सोने का, एक दिन में सारा खेत खाली करवा दिया, अब क्या करेंगे। माधव मन ही मन खुश हो रहा था। उसे अपनी फसल बर्बाद होने का दुख नहीं था। वो तो मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था, चलो अब जान तो छूटी, कम से कम अब इतने जाड़े में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। पालमपुर गांव में एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम राजू था। राजू पैसे कमाने के लिए एक गोदाम में बोरी रखने का काम करता था, जिसके उसे 500 रुपए मिला करते थे। पर इस 500 रुपए से राजू का घर अच्छे ढंग से नहीं चल पाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी राजू पर हमेशा गुस्सा करती थी। राजू भी मजबूर था क्योंकि उसे इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता था, जिसकी वजह से वो राजू हर दिन गोदाम में बोरे उठाने का काम करता था। एक दिन इसी तरह राजू अपनी पत्नी मीना से कहता है, अरे मीना, तू इतना गुस्सा क्यों करती है? हम दोनों मिलकर ये 500 रुपए में ही गुजारा कर लेंगे। अगर भगवान की कृपा होगी तो हमें भी एक अच्छा सा काम मिल जाएगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो। क्या करूं जी, तुम ही बताओ। ये 500 रुपए में आजकल होता ही क्या है? ऊपर से आजकल की महंगाई भी जान ही ले रही है। ठीक है मीना, मैं सेठ जी से अपने पैसे बढ़ाने की बात करता हूँ।
कोशिश करता हूँ कि सेठ मेरी बात को समझे। इतना कहकर राजू अपने काम पर चला जाता है, जहाँ राजू सेठ से अपने पैसे बढ़ाने की बात कहता है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो ना, कहो कहो। सेठ जी, क्या आप मेरे पैसे बढ़ा सकते हो? ये 500 रुपए में मेरा घर अच्छे से नहीं चल पा रहा। आपको तो पता ही होगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। देख, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो कर, लेकिन मैं अब पैसे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। बेचारा राजू उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है, जहाँ उसकी पत्नी राजू से कहती है, क्या कहा सेठ ने, पैसे बढ़ाए या नहीं? मीना, तुम समझने की कोशिश करो। जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता, तब तक मुझे यही काम करना होगा। हे भगवान, आखिर हम ऐसे गरीबी में कब तक रहेंगे? ये 500 रुपए में क्या होगा? आखिर कुछ तो रहम करो हम पर। बस कर मीना, भगवान हमारी भी सुनेगा। बस हमें दिल से मेहनत करनी है, और क्या। राजू ऐसा कहकर मुंह धोने चला जाता है, जहाँ मीना की सहेली सुमन मीना के घर आती है। ओ सुमन, कहाँ हो? आजकल दिखाई नहीं देती। मैं यही हूँ दीदी, क्या करूँ? मुझे इतना काम ही हो जाता है कि मैं कहीं जा ही नहीं पाती। और बताओ, तुम्हारे पति का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, बस महंगाई का जमाना आ गया है। आज के समय में पैसे की बहुत जरूरत होती है दीदी। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे पति भी कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट खोला था उन्होंने, इसलिए मैं तुम सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। ये लो, मुंह मीठा करो। मीना को ये बात सुनकर बहुत ही अफसोस होता है, और उसके जाने के बाद मीना राजू से कहती है, देखा जी, ये सुमन की बच्ची तो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है। कुछ दिन पहले ही इसके पति ने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला है, इसलिए मुझे सुनाने आई थी यहाँ पर। हे भगवान, तुम भी किन किन बातों में आ जाती हो। जाने दो ना, अब हमारे पास होगा तब देखा जाएगा। अभी जितना है उसी में खुश रहना सीख लो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मीना के इतना कहते कहते ही उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जो मीना अपने पति से जल्दी से कहती है। एक मिनट, मुझे कुछ तरकीब आई है। अगर तुम कहो तो मैं अपनी तरकीब तुम्हें बताऊं? हाँ हाँ। ये जो सुमन आकर अपने रेस्टोरेंट की बात कहकर गई है, क्यों ना हम दोनों भी एक रेस्टोरेंट खोलें? हे भगवान, मीना, क्या तुम्हें पता है कि रेस्टोरेंट खोलने में कितने सारे पैसों की जरूरत होती है? नहीं होगी जी, भले ही हमारे पास एक अच्छा रेस्टोरेंट ना हो, पर हम एक ढाबा तो खोल ही सकते हैं। पर ढाबा कैसे खोलूंगा? हमें उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। इतना कहते ही मीना की नजर अपने घर के ऊपर वाले बांस पर पड़ती है, जिसे देखकर मीना राजू से कहती है, अरे सुनो जी, हम ना एक ऐसी चीज से ढाबा बनाएंगे जिसके लिए हमारे को पैसे की जरूरत नहीं लगेगी। ये देखो ऊपर बांस, क्यों ना हम बांस से ही एक ढाबा बनाएं? हाँ मीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी हमारे बगीचे में बांस के पेड़ भी लगे हुए हैं, शायद ये ढाबा बनने में हमें फायदा हो। चलो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों एक साथ मिलकर मेहनत करके गांव में एक अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। और वैसे भी गांव में एक भी ढाबा नहीं है। इतना कहते ही मीना और राजू मिलकर दिन रात मेहनत करके बांस काटकर गांव में एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं, और ये ढाबा देखने में बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब था। देखो मीना, आखिर हम दोनों की मेहनत रंग लाई। बस ये ढाबा हमारा अच्छे से चलने लगे, तब हमें कोई कमी नहीं होगी। और जो भी हमारे पास पैसे हैं, उस ढाबे में हम उससे सामान खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल से ही हम दोनों इस ढाबे में ना खाना बनाना शुरू कर देंगे। सुबह होते ही देखते बांस के बने ढाबे की गांव में चर्चा होने लगती है। लोग चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, बांस का ढाबा किसने खोला? बहुत ही अच्छा है, चलो चलो देख कर आता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो चलो। सारे गांव वाले उस बांस के ढाबे को देखने चले जाते हैं, जहां बांस के ढाबे के अंदर राजू और मीना को देखकर गांव वाले कहते हैं, अरे ये क्या, ये बांस का ढाबा तुमने खोला है? अरे वाह राजू भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, ये ढाबा हम दोनों ने खोला है। क्या करूं भाई, जहाँ मैं काम करता था वहाँ मुझे सिर्फ 500 रुपए ही मिलते थे, और इस 500 रुपए में हमारा गुजारा नहीं चलता था। तो हमने सोचा कि गांव में एक ढाबा ही खोल दें।
अरे वाह भाई, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। बस अब से तो मैं तुम्हारे ही ढाबे पर खाना खाने आऊंगा, क्योंकि वैसे भी हमारी बीबी से भक्षक होती रहती है। और सारे गांव वाले ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। इस तरह राजू और मीना मिलकर दोनों एक साथ ढाबे में खाना बनाकर बेचा करने लगे। और मीना के हाथों में तो जादू था। मीना बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिसके कारण राजू के ढाबे में गांव की भीड़ लगी रहती थी। अरे मीना बहन, जरा अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना तो खिला दे। मैं खासकर तेरे हाथों से बना खाना खाने के लिए ही आई हूँ। हाँ हाँ बहन, जरा बैठो, मैं अभी बनाकर तुम्हें खिलाती हूँ। इस तरह देखते ही देखते हर दिन राजू और मीना के बांस के ढाबे में हमेशा भीड़ लगी रहती थी, जिसके कारण राजू और मीना के पास पैसे आने लगे थे, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। मीना, आखिर हम दोनों की मेहनत रंग लाई। देखो तो जरा, हमारे ढाबे में कितने लोगों की भीड़ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी आने लगे हैं। मीना और राजू दोनों बहुत खुश थे। अब हर दिन मीना और राजू दोनों ढाबे में मेहनत करके अपना काम किया करने लगे। राजू सारे लोगों को आवाज देकर अपने ढाबे में बुलाया करता था। आइए आइए, हमारे इस बांस के ढाबे में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाइए। अरे राजू भाई, मुझे भी खाना खिला दो। आज मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह से घर भी नहीं गया। आज मैं तुम्हारे ही ढाबे में खाना खा लेता हूँ। सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ भाई, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। गांव के लोग खाना खाते हुए राजू से कहते हैं, अरे वाह राजू, एक तो तुम्हारा इतना अच्छा बांस का ढाबा, ऊपर से यहाँ बैठकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने में तो मजा ही आ जाता है। ऐसा आनंद और कहाँ मिल सकता है। आज तो मैं खाना खाकर बहुत खुश हो गया। इस तरह देखते ही देखते राजू और मीना की जिंदगी बदल जाती है और दोनों अमीर बन जाते हैं। राजू मीना की जिंदगी ऐसे बदलती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। अब दोनों की जिंदगी में कोई भी गरीबी नहीं थी। इस तरह दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगे। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।